नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता आज आपका स्वागत करती हूँ। हम हिंदी विषय के बारे में भाषा को तो पढ़ ही चुके हैं। अब हम कुछ और नए पहलू जानें, जिसमें दूसरा पहलू है आपका संज्ञा, जिसे आप अंग्रेजी में नाउन भी कहते हैं। संज्ञा क्या होती है बच्चों? संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव और स्थान के नाम को हम संज्ञा का नाम देते हैं। जैसे मनुष्य एक जाति है, भारत एक स्थान है, बचपन एक भाव है और किताब एक वस्तु है। इस तरह से कई तरह से संज्ञा को हम जान सकते हैं। व्यक्ति, वस्तु, प्राणी और भाव और स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले हम इस बात को जान लें कि व्यक्ति कौन कौन से होते हैं। व्यक्ति भी कई प्रकार के हैं, जैसे अकबर, एंथनी, रीटा, लता, आशा, नज़मा, ये व्यक्ति हैं। इस तरह से हमारी वस्तुओं के नाम क्या होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये संज्ञा है। जैसे गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल और कागज़, ये भी क्या है? संज्ञा। क्योंकि वस्तुओं से ही पता चलेगा, वस्तुओं की पहचान को देखकर ही हम संज्ञा की परिभाषा को जान पाएंगे। इस तरह से पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल, कुर्सी, ये भी हमारी संज्ञा है। अब प्राणियों पर आते हैं, उनकी जातियों पर आते हैं। जैसे मनुष्य जो है वो एक संज्ञा है जो कि जाति में आता है। अगर हम मनुष्य की जगह किसी विशेष आदमी का नाम लेते हैं, जैसे राहुल मनुष्य हमने नाम दिया, तो वो क्या कहलाया? वो व्यक्तिवाचक कहलाया, क्योंकि विशेष व्यक्ति का नाम आ गया। जब हमने उसे मनुष्यों में काउंट किया, गिनती की, तो वह क्या बन गया? जाति। ऐसे ही पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, ये सब जाति में आते हैं, जिसे प्राणी कहा जाता है। बंदर, रीछ, हाथी, बकरी, ये सब क्या है? जाति है, यानी कि प्राणी है। अब भाव क्या होते हैं बच्चों? अब भाव को हम समझते हैं। भाव हमारे मन के भाव, हमारे मन के अंदर जो भाव हैं, जैसे क्रोध यानी कि गुस्सा, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, प्यास, इस तरह से कई तरह के भाव हमारे सामने आते हैं और हम उसे संज्ञा में उसकी गिनती करते हैं। अब आती है बात स्थान की। स्थान में स्थानों के नाम के बारे में जानते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, मद्रास। जिस स्थान को आप जानते हो उसका नाम ले लो और वो स्थान संज्ञा में काउंट होते हैं, यानी कि उसकी गिनती होती है। जैसे पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, आपके स्क्रीन पर दिखाए गए कई नाम हैं। इस तरह से आज हमने संज्ञा की परिभाषा को पढ़ा, जिसमें व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, जातियों के नाम और हमारे भावों के नाम और स्थानों के नाम आए। इसे संज्ञा की परिभाषा कहा गया। आपके सामने संज्ञा के कुछ भेद हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक के भी 2 उदाहरण हैं, जिस जाति को हम 2 भागों में बांट देते हैं, जिसे उपभाग कहा जाता है। पहला है द्रव्यवाचक, दूसरा है समूहवाचक। अब देखो, हम इनके विस्तार पर आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा बच्चों क्या होती है? जो शब्द किसी विशेष निश्चित व्यक्ति, किसी भी निश्चित वस्तु, किसी भी निश्चित स्थान की जानकारी देता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है बच्चों। अब मैंने आपको जब बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा और मैंने बताया संज्ञा, इन दोनों में अंतर क्या है ये ज़रूर बता दूं आपको। क्यों? क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा जब दी थी
मैंने तो व्यक्ति, वस्तु, जाति और भाव और स्थान के नाम के बताया था, लेकिन यहाँ पर निश्चित व्यक्ति बताया है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? एक विशेष या एक निश्चित व्यक्ति को व्यक्तिवाचक संज्ञा बच्चों कहा जाता है। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा और संज्ञा में क्या अंतर है। चलो हम कुछ उदाहरण देकर भी आपको समझाते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। अब इसमें एक स्पेशल पर्सन यानी कि एक विशेष व्यक्ति का नाम आया है जिसका नाम है भीमराव अंबेडकर। ऐसे ही भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। अब इसमें ऋग और वेद का नाम विशेष वस्तु के बारे में आया है। ऐसे ही जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है तो निश्चित स्थान के बारे में आया है जिसमें दिल्ली का नाम लिया गया। तो एक निश्चित स्थान है। यहाँ पर हमने विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और निश्चित स्थान की जानकारी आपको दी। इस तरह से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है बच्चों। अब आती है बात दूसरी संज्ञा जातिवाचक। अब जातिवाचक संज्ञा में बच्चों क्या होता है? जातिवाचक में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति। कैसे? जैसे अभी हमने प्राणियों की बात की। जातिवाचक में, जाति में हम रानी किताब पढ़ रही है, रानी किताब पढ़ रही है, बच्चे विद्यालय जाते हैं, आज हम फल खाएंगे। इस तरह से जातिवाचक संज्ञा को हम पढ़ रहे हैं। रानी किताब पढ़ रही है में किताब क्या है बच्चों? जाति। बच्चे विद्यालय जाते हैं में बच्चे क्या है? जाति। आज हम फल खाएंगे, फल क्या है? जाति। क्यों बच्चों हमने किताब, बच्चे और फल को जाति क्यों बनाया? अगर हमने एक विशेष किताब की बात नहीं, किताब जैसे कई किताबों की बात की, कोई भी किताब, तो जब हमने किसी भी किताब के बारे में बताया तो वो जाति में आ गया। अगर हमने ये कहा होता कि गणित की किताब तो वो जाति ना होता बच्चों, ठीक है। और हमने किसी बच्चे का नाम लेकर कहा होता तो वो जाति ना होता। और अगर हमने आम कहा होता तो वो फल ना होता, जाति ना होता। फल है तो ये जाति में आ गया। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। आशा करती हूँ अब तक का जितना भी है वो आपको क्लियर हुआ होगा। जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं, जैसे 2 उपभाग भी मैंने बताए हैं, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब बच्चों द्रव्यवाचक क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द हैं जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जाता है। नई वस्तुएं बनती हैं। अब आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, जैसे द्रव्य में हमने कुछ तरल पदार्थ लिए और कुछ ठोस। तरल क्या होते हैं? तरल में हमने लिया पानी, तरल में हमने लिया दूध, और ठोस में लिया हमने सोना। इस तरह से ये द्रव्य हैं। और कुछ द्रव्य और कुछ पदार्थों से जब हम नई वस्तु बनाते हैं या उसका तोल करते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है बच्चों। जैसे कुछ उदाहरण आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध और पीतल, ये सब क्या है? द्रव्य यानी कि पदार्थ। अब आते हैं दूसरी संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें हम किसी भी समूह की जानकारी देते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी समूह, किसी ग्रुप, जिसे आप कलेक्टिव नाउन कहते हो इंग्लिश में, वे शब्द जो किसी समूह का बोध कराएं, जैसे परिवार, संसार, पुलिस, काफिला, सेना, जनता, कक्षा, मंदिर, अस्पताल, जिसमें हम ग्रुप की चर्चा करते हैं, किसी समूह की चर्चा करते हैं, वो क्या है? समूहवाचक संज्ञा। इसमें कुछ और उदाहरण भी हैं हमारे सामने। ये तो मैंने छोटे से बताए। आप देखो, जैसे मजदूरों का एक संघ होता है, कर्मचारियों का संघ होता है, गायकों की, गायक यानी कि गाने वाले, गायकों की मंडली होती है, कागज का दस्ता होता है, सैनिकों का जत्था होता है, चोरों का गिरोह होता है,
तारों का पुंज होता है, नक्षत्रों का मंडल होता है और पर्वतों की श्रृंखला होती है। इस तरह से कई समूहवाचक उदाहरण हमारे सामने आए। हाँ जी, अब हम चर्चा करेंगे भाववाचक पर, क्योंकि भाववाचक क्या होती है? भाववाचक संज्ञा वो है जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के गुण का, उसके दोषों का, उसकी दशा का, उसकी अवस्था का, उसके धर्म का बोध होता है। जैसे भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य। ये भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं। और भाववाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण भी हमारे सामने आए हैं, जैसे क्रोध, मिठास, आक्रोश, चतुरता और मित्रता। और भी कई उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे ईमानदारी, लगन, स्वास्थ्य, मधुरता। ये सब भी भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा की पहचान के लिए ये सबसे आसान तरीका है कि हम जिन संज्ञा शब्दों को स्पर्श नहीं कर सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। और जब हम किसी भी चीज़ का अनुभव करते हैं तो उसे भाव कहते हैं। भाववाचक, आशा है कि आपको भाववाचक समझ आ गया। परशुराम को क्रोध आ गया, तो क्रोध क्या है? उसका भाव। हम उसे स्पर्श नहीं कर रहे बच्चों, लेकिन हम उसे महसूस कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ? भाव। कुछ संज्ञाएं अपने मूल रूप में भाववाचक होती हैं, जैसे सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, सुख, जन्म और मृत्यु। ये अपने आप में ही, मूल रूप में ही क्या है? भाववाचक है। इस तरह से आपने भाववाचक को, आशा है कि आपने भाववाचक अच्छे से समझा। जातिवाचक संज्ञा से हम कैसे भाव बनाते, जैसे मित्र से मित्रता, मनुष्य से मनुष्यता, मजदूर से मजदूरी, देव से देवत्व, ममता से ममत्व और चोर से चोरी। इस तरह से हम सर्वनाम से कैसे बनाते हैं? स्व से सत्व, अपना से अपनापन, पराया से परायापन, निजी से निजता, अहम से अहंकार और सर्व से सर्वस्व। इस तरह से हम विशेषण शब्दों से कैसे बनाते हैं? वीर से वीरता, खट्टा से खटास, आलसी से आलस्य, चालाक से चालाकी, गहरा से गहराई और गर्म से गरमाई। इस तरह से हमने क्रिया शब्दों से भी जाना। थकना से थकावट, जीतना से जीत, हंसाना से हंसी, सींचना से सिंचाई, लिखना से लिखाई और देखना से दिखावा। और हमने संज्ञा, जो भाववाचक संज्ञा है, उसको अच्छे से गहराई से जान लिया कि वो किस तरह से बदलाव लाती है। भाववाचक संज्ञा में हमने बदलाव भी देखा और कुछ उदाहरणों का विवेचन भी किया। आशा करती हूँ कि आपको ये संज्ञा का जो मूल रूप समझाया गया है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। और हम अगली बार अगले पहलू पर मिलेंगे। धन्यवाद।